हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रेंड CSGD सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे हम लोग अपने GIGL एंड EBCL रिवीजन लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग EBCL के एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस हैं, लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2-3 बार केस स्टडी के फॉर्म में भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है और 1 या 2 बारी अभी तक इस न्यू सिलेबस में इसके बेस पर एक शॉर्ट नोट के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहते हैं हम एक तरीके से बोलेंगे कि 3 तरीके के क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन और एक केस स्टडी और एक शॉर्ट नोट पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने पुटअप किया है डिस्टिंग्विश का, और कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। तो हम ऐसे बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि गुड्स 3 तरीके की होती हैं अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हम ऐसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। और हमसे पूछा गया है कि फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जैसे मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको ये पता भी होगा कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन की फॉर्म में, जब लिखा होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन का मतलब है कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जरूर दें। क्या दें? बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इन द नेम ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन। और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कि जब डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले क्वेश्चन आया करें तो उसमें एग्जाम्पल्स को डिफरेंस ना बनाया करिए। स्कोप इस जहाँ पे बच्चा लिखाता है कि इट इज़ नैरोअर इन स्कोप, इट इज़ ब्रॉडर इन स्कोप, ऐसे ऐसे आंसर्स फ्रेम ना करा करिए। ये कोई प्रॉपर डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है, ये कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ये ज़बरदस्ती का आपने डिफरेंस क्रिएट किया है। लेकिन हाँ, बच्चा ये भी कहता है सर वैसे ज़्यादातर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं आपके EBCL में वो 3 मार्क्स के आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड होता है एक स्टूडेंट से कि वो 3 डिफरेंस तो एटलीस्ट दे, और उन 3 डिफरेंस में से भी आप एक एग्जाम्पल और एक स्कोप डाल देते हो तो ये सही नहीं है। मेरी माने तो सबसे पहला डिफरेंस हमेशा आपका मीनिंग होना चाहिए। ज़्यादातर हमेशा आपके जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला डिफरेंस मीनिंग का दीजिए। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स और स्कोप को आप तब यूज़ करिएगा जब आपके पास और कोई आंसर आ ही ना रहा हो आपको याद, और कोई डिफरेंस आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो छोड़ के आने से बेटर है कि एग्जाम्पल और स्कोप वाले को लिखा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला आंसर हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं। तो कहते हैं गुड्स विच आर नॉट परचेस्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर होता क्या है जनरली कि जब हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे होते हैं तो जो चीज़ सेलर के पास होती है वो वही उसको बेचने की कोशिश करता है। हम ऐसे बोलते हैं कि बायर जब सेलर के पास जाता है तो सेलर के पास जो कॉमोडिटी है उसी को वो खरीदता है। लेकिन सर अगर कोई कॉमोडिटी ऑलरेडी सेलर के पास सेल करने के लिए अवेलेबल है तो वो कॉमोडिटी बन जाती है स्पेसिफिक गुड। यहां हम बात कर रहे हैं कि सेलर एक ऐसी कॉमोडिटी को, एक ऐसे गुड को सेल करने की बात कर रहा है जो अभी उसके पास भी नहीं है। तभी लिखा गुड्स विच आर नॉट पोजेस्ड, अभी सेलर की पोजीशन में वो कॉमोडिटी नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट दैट पर्टिकुलर गुड विल बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज आर नोन एज फ्यूचर गुड्स। लेकिन सेलर ये कहता है कि बायर अगर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करते हो तो हम वो कॉमोडिटी या तो मैन्युफैक्चर करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे या कहीं और से लेकर आपको देंगे, लेकिन आप पहले हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो तब हम वो कॉमोडिटी आपको मंगा के देंगे या मैन्युफैक्चर करके देंगे या प्रोड्यूस करके देंगे। इसका मतलब फ्यूचर गुड्स एक ऐसी गुड्स हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है फ्यूचर कॉमोडिटी के लिए। कॉमोडिटी फ्यूचर में आएगी, ऐसा गुड है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अभी स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर कॉमोडिटी सेलर के पास नहीं है। सेलर उसको पहले एक्वायर करेगा, कहीं मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, देन उसको किसको देगा? टू दी कस्टमर। ठीक है, लेकिन सर जब कंटीजेंट गुड्स में आते हैं ना तो कंटीजेंट गुड्स बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ध्यान से कंफ्यूज ना करिएगा विद दिस फ्यूचर गुड। सर कंफ्यूजन है तभी तो ये डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा गया। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा व्हेन एक्विजिशन ऑफ द गुड्स डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। लाइक एग्जाम्पल देते हैं सर, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिएगा सर। हम ऐसे बोलते हैं कि सर एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर एक्स, और वो मिस्टर एक्स जाते हैं एक मैंगो ऑर्चर्ड के ओनर के पास। मैंगो ऑर्चर्ड, हम ऐसे बोलते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर एम, और मिस्टर एक्स जाते हैं मिस्टर एम के पास, और मिस्टर एम का एक आम का बाग है, और मिस्टर एक्स मिस्टर एम के पास जाते हैं सर्दियों में, ठंड में जाते हैं सर, विंटर सीजन में। और विंटर सीजन में जाके कहते हैं कि मिस्टर एम आप हमसे वादा करिए, हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि आपके मैंगो ऑर्चर्ड में जितने भी मैंगो ग्रो करेंगे, जितने भी आम उगेंगे,
जो जितने भी आम आपके पेड़ पे मिलेंगे, आपके जितने भी मैंगो ऑर्चर्ड में मैंगोज होंगे वो आप मेरे को सेल करेंगे। अब सर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्या देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि उस टाइम सर बहुत अच्छा मौसम नहीं था, आम अच्छे से ग्रो नहीं किए, सर उस मैंगो ऑर्चर्ड में मैंगो ग्रो ही नहीं किए, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सर यहाँ पे कमोडिटी तो यहाँ पे भी फ्यूचर में अराइज होने वाली है, लेकिन सर ये पर्टिकुलर कमोडिटी ना मिस्टर एम के हाथों में है नहीं मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि आम वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सर वो कोशिश पूरी करेंगे कि उनके मैंगो ऑर्चर्ड में, अच्छा यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि आपके मैंगो ऑर्चर्ड में जितने आम होंगे उसमें से इतने आम हम ले लेंगे, हमको कम से कम 500 आम चाहिए। मिस्टर एम कह रहे हैं यार हमारे मैंगो ऑर्चर्ड में जितने आम निकलेंगे हम उतने ही तो देंगे। तो इन दैट सिचुएशन तभी यहाँ पे बोला गया व्हेन एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। सर वो हो भी सकता है, इट मे हैपन, और वो ऐसा भी हो सकता है इट मे नॉट हैपन। हो सकता है कि बहुत अच्छे मैंगोज ग्रो ना करें, आपने तो एक अलग लेवल की क्वालिटी के, आपने तो एक ग्रेट क्वालिटी के मैंगोज की डिमांड की थी, बट उस मैंगो ऑर्चर्ड में इतने अच्छे आम इस बार सीजनल फ्रूट है ये, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस बार इस सीजन में इतने अच्छे आम नहीं निकले। तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? उस सिचुएशन में देयर में बी अ पॉसिबिलिटी कि कमोडिटी अच्छी मिले एंड देयर में बी अ पॉसिबिलिटी शायद कमोडिटी अच्छी ना भी मिले, तो इट इज नोन एज अ कंटीजेंट गुड। लेकिन सर जब फ्यूचर गुड्स होते हैं ना, जनरली फ्यूचर गुड्स कैसे होते हैं? सैंपल के बेसिस पे बेचे जाते हैं। लाइक हमने एक पर्टिकुलर कमोडिटी बनाई और हमने उसका सैंपल रखा हुआ है, अब आप हमारे पास आए और हमने आपको सैंपल दिखा दिया और आपने हमको ऑर्डर दे दिया, हमने उसी सैंपल के बेसिस पे और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके आपको दे दिया, वहाँ सर्टेनिटी है। फ्यूचर गुड्स में सर्टेनिटी होती है। फ्यूचर गुड्स में क्या होती है? सर्टेनिटी कि हाँ जो कमोडिटी आप ऑर्डर कर रहे हो आपको वही मिलेगी। लेट्स से हम ऐसे बोलते हैं कार के केसेस में, आप देखो लाइक आज प्रेजेंट टाइम पे जब हम कार परचेज करने जाते हैं तो कुछ कार इतनी ज़्यादा हैवी डिमांड में होती हैं कि हम शोरूम में जाते हैं तो वो बोलते हैं सर पहले बुकिंग कराइए उसके बाद आपको कहीं मिलेंगी। अभी आप हमारे साथ बुकिंग करवा के कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, लेकिन हम कमोडिटी आपको फ्यूचर में देंगे, लेकिन कार आपको वही मिलेगी जो आप चाहते हो। लेट्स से हम क्रेटा कार परचेज करना चाहते हैं सर, हुंडई की क्रेटा कार परचेज करना चाहते हैं, हमको पता है कि क्रेटा कार हमको कैसी मिलेगी, हम मॉडल पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर सच वो बोलते हैं ठीक है 6 महीने की बुकिंग है, 6 महीने बाद लेकर आइए। अर्बन एरियाज में ऐसा होता है 6 महीने की बुकिंग चल रही होती है, तो वो बोलते हैं ठीक है सर आप बुकिंग आज करवा दीजिए, 6 महीने बाद हम आपको पूरी कोशिश करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर हम आपको क्रेटा कार डिलीवर कर देंगे। क्या हमको ये पक्का पता है कि कौन सी क्रेटा कार आने वाली है? जो हमने बुक कराई है वही आएगी। इट इज़ अ फ्यूचर गुड। इसका मतलब फ्यूचर गुड्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अभी वो फ्यूचर हैं, बट जब उसकी डिलीवरी हो रही होगी तब वो स्पेसिफिक हो जाएंगे। कंटीजेंट गुड्स में हम सैंपल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है सर्टेनिटी पर, यहाँ अनसर्टेनिटी होती है। इट मे डिपेंड अपॉन अ फ्यूचर इवेंट विच मे हैपन विच मे नॉट हैपन। तभी देखो सेकंड पॉइंट यही लिखा है, कहते हैं देयर इज नो अनसर्टेनिटी। नो अनसर्टेनिटी का मतलब सर्टेनिटी। देयर इज सर्टेनिटी इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर गुड्स, बट देयर इज अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंटीजेंट गुड्स। ठीक है, और लास्ट में आया सर फ्यूचर गुड्स डू नॉट इंक्लूड कंटीजेंट गुड्स। सर फ्यूचर गुड्स में कभी भी कंटीजेंट गुड्स को इंक्लूड ना करिएगा। लेकिन कंटीजेंट गुड्स हमेशा कैसे होते हैं? फ्यूचर गुड्स ही होते हैं सर, क्योंकि कंटीजेंट गुड्स में अगर आप देखें तो ध्यान से, अभी मैंने बोला फ्यूचर गुड्स में जनरली क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्लियर होती है, सैंपल क्लियर होते हैं और आपको पता होता है आपको कौन सी कमोडिटी मिलने वाली है। कंटीजेंट गुड में लेकिन ऐसा नहीं है, कंटीजेंट गुड में ऐसा नहीं है। ठीक है सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर तो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? ध्यान से सुनिए, कहते लिखा इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इट इज कॉल्ड अ सेल। सिंपल से वर्ड्स में बोला गया कि प्रॉपर्टी सेलर के हाथों से बायर के हाथों में जा रही है। कह रहे जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उस टाइम तुरंत सेलर अपनी कमोडिटी किसको हैंड ओवर कर रहा है? बायर को। सर हम किसी दुकान पे जाते हैं और वो दुकानदार से सामान खरीद लेते हैं, सेलर हमसे पैसा लेता है, बदले में हमको कमोडिटी दे देता है, तुरंत सेल कंप्लीट हो गई। लेकिन सर अगर हम सेलर के पास जाएं और हम सेलर से बोले हमारे लिए ये कमोडिटी मंगा देना, हमसे अभी पैसा ले लो लेकिन हमको फ्यूचर में ये मंगा के दे देना, तो देयर इज ओनली एग्रीमेंट टू सेल। अभी एग्रीमेंट हुआ है सेल करने के लिए, अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सेल की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए। सेल की कैसी कंडीशन फुलफिल हो जाए? सर सेलर के पास से कमोडिटी ट्रांसफर हो जाए टू द हैंड ऑफ बायर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं है। कहते लिखा है इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, यहां हाईलाइट करिएगा वर्ड इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता, वहां पे कमोडिटी जो ट्रांसफर होती है वो फ्यूचर टाइम में होती है और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। या फिर वहां पे ऐसे बोला जाता है आप ये कंडीशन फुलफिल करिएगा तो हमारी सेल कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, कहते हैं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है हम इस सेल को नाम दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही है।
कहते हैं, अब लिखा है इट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब आज ही सारी एग्जीक्यूशन हो रही है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम आज ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन सर एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूशन होना अभी बाकी है, तभी हम यहां पे लिखते हैं इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट है और ये सर फ्यूचर के लिए है। ठीक सर। फिर हम ऐसे बोलते हैं कि सर अगर कमोडिटी आज के आज ही सेलर के हाथों से निकल के बायर के हाथों में जा रही है तो सर कमोडिटी इसका मतलब रेडी होगी। फ्यूचर कमोडिटी तो हो नहीं सकती, कमोडिटी तैयार पड़ी होगी सेलर के पास, तभी तो सेलर उस कमोडिटी को ट्रांसफर करेगा टू द बायर। तभी लिखा इन सेल गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड। सर गुड्स स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक है, पता है कि ये कमोडिटी सेलर बेचने वाला है, असर्टेन्ड है, हमको पता है कि यही बेचेगा। ठीक सर। एंड इन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स आर फ्यूचर एंड कंटिंजेंट। सर जब फ्यूचर गुड्स की बात होती है, कंटिंजेंट गुड्स की बात होती है, तो वहां पे सर एक एग्रीमेंट किया जाता है कि फ्यूचर में अराइज होने वाली कमोडिटी हम आपको बेचेंगे। ठीक सर। फिर लिखा राइट्स। अगर हम राइट्स की बात करें तो सर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो सेलर के हाथों से जब कमोडिटी बायर के हाथों में जाती है तो थ्रू दी होल वर्ल्ड बायर ये कह सकता है कि येस आई एम हैविंग अ राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट अभी सेलर के पास है। जब तक वो सेलर के पास है तो सेलर पूरी दुनिया को ये कहेगा आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलर के हाथों से बायर के हाथों में आएगा, बायर उसका कंसिडरेशन भी पे कर देगा, सेल हो जाएगी। जब सेल हो जाएगी तो इन दैट सिचुएशन बायर बोलेगा, पूरे दुनिया को ये बताएगा कि पहले ये कमोडिटी सेलर के पास थी बट नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस कमोडिटी। लेकिन सर एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट टू सेल में हम टू दी होल वर्ल्ड ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी कमोडिटी हमारे हाथों में नहीं आई, अभी कमोडिटी हमारे हाथों में आनी बाकी है। तभी लिखा सेल क्रिएट्स अ राइट इन रेम। राइट इन रेम मींस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, क्योंकि कमोडिटी यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में इट क्रिएट्स अ राइट ऑफ पर्सोनम। पर्सोनम का मतलब है राइट्स अगेंस्ट ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन। सर अगर हमको फ्यूचर में कमोडिटी नहीं मिली तो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेलर से कह सकते हैं कि आपने हमसे कमोडिटी देने का वादा किया था लेकिन आपने दी नहीं। ठीक है सर। लास्ट में आया रिस्क। तो हम ऐसे बोलते हैं कि सर रिस्क के रिगार्डिंग हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ऑल्दो वो है छोटा बट है बहुत इंपॉर्टेंट। और वो ये बात बोलता है कि रिस्क ट्रांसफर्स विद द ओनरशिप। जिसकी ओनरशिप है, जिस टाइम नुकसान हुआ है कमोडिटी को, उस टाइम उसका ओनर कौन है ये पता लगा। इसका मतलब जो रिस्क है वो ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है। अगर आज जिस टाइम ये पर्टिकुलर कमोडिटी को नुकसान हुआ है उसका ओनर ए है तो रिस्क भी ए का होगा। लेकिन सर जिस दिन उस कमोडिटी को नुकसान हुआ है उस दिन उस कमोडिटी का ओनर बी था तो नुकसान भी बी का होगा। अब ध्यान से, क्योंकि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, कमोडिटी सेलर के हाथों से बायर के हाथों में चली जाती है। सर जब सेलर के हाथों में बायर के हाथों में चली जाती है तो जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई, अब कमोडिटी की पोजीशन किसके पास है इससे मतलब नहीं है। अगर सेलर ने अपनी ओनरशिप बायर के हाथों में ट्रांसफर कर दी है, ओनरशिप अगर ट्रांसफर कर दी है तो इन दैट सिचुएशन रिस्क भी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है, तभी देखो लिखा है इन सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू बायर। सर प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी जाती है, फ्रॉम सेलर टू बायर। सो बायर बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस। तो इन दैट सिचुएशन सर जिसके पास ओनरशिप, तो ओनरशिप किसके पास है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो तुरंत के तुरंत इमीडिएटली मीनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलर अपनी ओनरशिप राइट्स किसको ट्रांसफर कर देता है, बायर को। तो तुरंत फिर जब बायर को ओनरशिप राइट्स ही ट्रांसफर हो गए तो लॉस भी किसका, बायर का। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं है। इन एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सब कंडीशन। तो कहते हैं कि जब कमोडिटी फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है तो जब तक ट्रांसफर होगी नहीं तब तक सेलर उसका ओनर है एंड ऑल द रिस्क विल बी बोर्न बाय द सेलर इटसेल्फ। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि जब कमोडिटी सेलर के पास से ट्रांसफर हो जाए टू द बायर, सर उसका फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हो जाए या ओनरशिप, कहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर उस कमोडिटी को नुकसान हुआ है उस टाइम पर उस कमोडिटी का ओनर कौन है ये पता लगाओ। जो भी ओनर है वो लायबल होगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जनरली बायर लायबल हो जाएगा क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो सेलर विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। दो क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो गए। दो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोगों ने कर लिए, एक फ्यूचर गुड्स कर लिया, एक कंटिंजेंट गुड्स कर लिया और एक सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। नाउ कमिंग अपॉन द थर्ड क्वेश्चन विच इज अ केस स्टडी, और ध्यान से इस केस स्टडी को पढ़ेगा। क्या लिखा है, कहते लिखा विद अ व्यू टू बूस्ट द सेल्स Hanuman automobiles sell a motor car to Mr. A on trial basis for a period of 3 days with the condition that if Mr. A is not satisfied with the performance of the car, he can return back the car. कहते हैं हनुमान ऑटोमोबाइल्स करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या हम ऐसे बोलेंगे एक पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनी है जो ये कहती है कि अपनी सेल्स को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो अपने कस्टमर को एक फैसिलिटी देती है और वो बोलती है कि मिस्टर ए, अगर आप हमसे मोटर कार परचेज करते हैं तो हम आपको एक बेनिफिट देंगे कि आप पहले 3 दिनों के लिए हमसे गाड़ी ले जाइए, गाड़ी को 3 दिन चलाइए। अगर आप मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड होइएगा तो हमसे ये पर्टिकुलर मोटर व्हीकल खरीद लीजिएगा, अदरवाइज ना खरीदिएगा।
इसका मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि जो हनुमान ऑटोमोबाइल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अब कस्टमर को एक एडवांटेज दे रहे हैं, एक एडेड एडवांटेज दे रहे हैं कि आप हमसे कार परचेज करने से पहले हमारी कार को अपने पास ट्रायल बेसिस पे रखिए, उसको 3 दिन चलाइए, 3 डेज के लिए ट्रायल बेसिस पे चलाइए। अगर आपको 3 दिन के बाद हमारी कार की परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो हमसे कार परचेज कर लीजिएगा, अदरवाइज कार वापस कर दीजिएगा। ठीक सर, समझ में आ गई बात। कहते हैं हाउएवर कहते हैं लेकिन द कार वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर एक्सीडेंट एट द प्लेस ऑफ मिस्टर ए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 डेज। लेकिन सर हुआ क्या सर, ट्रायल बेसिस पे मिस्टर ए ने गाड़ी ले तो ली, लेकिन सर अभी 3 दिन पूरे कंप्लीट हुए नहीं हैं और उसी बीच इस पर्टिकुलर कार का एक फायर एक्सीडेंट हो जाता है। फायर एक्सीडेंट एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कार में लेट से आग लग जाती है, कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिसाइड वेदर मिस्टर ए लायबल फॉर द लॉस सफर्ड। सर जो ये गाड़ी को नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई क्या ए को करनी चाहिए? सर अभी मैंने आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल बढ़ाते समय ये बोला कि सर जो रिस्क होता है कमोडिटी का वो ट्रांसफर होता है विद द ओनरशिप। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, उसकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऑल्दो होते हैं, लेकिन अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर। अभी हनुमान ऑटोमोबाइल्स ने किसको मोटर व्हीकल दी है? टू मिस्टर ए। हम ऐसे बोलेंगे हनुमान ऑटोमोबाइल्स तो बेचने वाला है, वो तो सेलर है, खरीदने वाला कौन है? मिस्टर ए। लेकिन हनुमान ऑटोमोबाइल्स ने एक एडेड एडवांटेज दिया है टू मिस्टर ए कि पहले 3 दिन तक हमारी गाड़ी को चलाइए। अगर आपको हमारी गाड़ी पसंद आती है, परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, गाड़ी की कंडीशन अच्छी लगती है तो ही खरीदिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। सर ये बात बिल्कुल क्लियर केस स्टडी में बता दी गई है कि अभी 3 दिन एक्सपायर नहीं हुए हैं, 3 दिन से पहले ही, मतलब हम बोल दें ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड इस पर्टिकुलर गाड़ी का फायर एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें आग लग जाती है। ठीक सर, अगर तो सर ये आग मिस्टर ए की वजह से लगी है तो मिस्टर ए को नुकसान बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर कार में आग मिस्टर ए की गलती की वजह से नहीं लगी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज द ओनर जब गाड़ी में आग लगी? सर ओनर तो हनुमान ऑटोमोबाइल्स हैं, क्योंकि अभी 3 दिन तो एक्सपायर हुए नहीं, मिस्टर ए को तो अभी जवाब देना ही नहीं था। तो हम लोगों ने आंसर यही पढ़ा कि whosoever is the owner of the particular commodity at the time of loss, that particular person will have to bear the loss of that particular commodity, that particular person will have to bear the risk of that particular commodity। तो सर हमारे केस में अभी ओनरशिप तो हनुमान ऑटोमोबाइल्स के हाथों में ही है, मिस्टर ए के हाथों में सिर्फ पोजीशन था, ओनरशिप नहीं थी। पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, हनुमान ऑटोमोबाइल्स को ही इस लॉस को बियर करना होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक केस स्टडी में एक लाइन और लिख देते कि ये जो आग लगी है वो मिस्टर ए की गलती की वजह से लगी है, तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? यस, अब आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तभी देखो लिखा है, कहते लिखा है एज पर सेक्शन 8 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ध्यान से, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, और हमारे में यहाँ पे भी एग्रीमेंट ही खाली हुआ है, 3 दिन का ट्रायल पीरियड दिया हुआ है, अभी सेल कंफर्म नहीं हुई है। कहते हैं वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और द बायर। ना ही इसमें बायर की गलती है, ना ही इसमें सेलर की गलती है। सर आग लग गई, ये तो मोटर व्हीकल में कुछ डिफॉल्ट रहा होगा, तभी द गुड्स पेरिश और बिकम सो डैमेज्ड। सब बिना सेलर की गलती, बिना बायर की गलती के कोई कमोडिटी पेरिश कर गई या कमोडिटी को कुछ डैमेज हो गया, एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। सर दोनों पार्टी इस एग्रीमेंट को क्या कर सकती हैं? अवॉइड कर सकती हैं, और ये हम मान लेंगे कि ये एग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया है सर? ये वॉइड हो गया। सर इस एग्रीमेंट टू सेल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। लेकिन सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया, क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया कि हु विल बियर द लॉस। सेक्शन 8 तो हमने ये पढ़ लिया कि सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल है, अगर मैं हाईलाइट करूं तो लिखेंगे एग्रीमेंट टू सेल है, किसके लिए है? ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग है। लेकिन सर उस पर्टिकुलर सेल को कंप्लीट होने से पहले ही ना ही बायर की गलती ना ही सेलर की गलती की वजह से कमोडिटी पेरिश हो जाती है या डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से उस कमोडिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन ही बिगड़ जाता है, तो सर हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को अवॉइड करेंगे। लेकिन आंसर हमसे ये पूछा गया है कि हु विल बियर द लॉस। आइए देखते हैं आगे लिखा है, कहते हैं इन द गिवन केस दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मोटर कार was destroyed before the transfer of property from the seller to the buyer, and this is the most important line। सर जो मोटर कार है वो डैमेज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, कब? सर अभी कमोडिटी वो मोटर व्हीकल सेलर के हाथों से ट्रांसफर नहीं हुई टू द बायर, ओनरशिप आज भी सेलर के हाथों में है। एज नो ओनरशिप इज पास्ड ऑन टू बायर, रिस्क इज ऑल्सो नॉट पास टू हिम। क्योंकि अभी तक ओनरशिप सेलर के हाथों से बायर के हाथों में नहीं गई, तो इसका मतलब रिस्क भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब ओनरशिप सेलर के हाथों में, तो रिस्क भी किसके हाथों में? सेलर के हाथों में ही है। देयरफॉर द ओनरशिप एंड रिस्क इज स्टिल विद द सेलर, दैट इज हनुमान ऑटोमोबाइल्स। Therefore, in the present case, Mr. A will not be liable for the loss suffered due to the fire accident over which A has no control।
हाँ, लेकिन अगर ये आग मिस्टर ए की गलती की वजह से लगी होती तो इन दैट सिचुएशन तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ऊपर लाइन लिखी हुई थी सेक्शन 8 में, कहते हैं विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर। लेकिन हम तो क्या बोल रहे हैं, हम तो अपने क्वेश्चन को अगर चेंज करते तो हम ऐसे बोल रहे बायर की गलती की वजह से, तो डिफॉल्ट होगा बायर का, तो फिर बायर को नुकसान बियर करना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन हनुमान ऑटोमोबाइल्स विल हैव टू बियर वॉट एवर लॉस दैट हैज बीन टेकन प्लेस ड्यू टू द फायर एक्सीडेंट। तो यहाँ सर पूरा लॉस हनुमान ऑटोमोबाइल्स को ही कवर अप करना होगा, यहाँ पर दूसरी पार्टी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अच्छा, एक पहले मैं अभी केस स्टडी और करा देता हूँ, देन उसके बाद हम थर्ड नंबर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन और करेंगे, बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो दो हमारे कंडीशन वाले, दो हमारे डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन हो गए, एक केस स्टडी होगी, एक केस स्टडी और कर लेते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आज की क्लास का 4th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है, कहते लिखा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर द एम्प्लॉइज। कहते हैं एक पर्पस क्या है कि हम अपने एम्प्लॉइज के लिए एक यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं। कहते हैं एम्प्लॉइज के लिए यूनिफॉर्म बनाने के लिए बंसी भैया, एक बंसी भैया है, हु बॉट डार्क ब्लू कलर्ड क्लॉथ फ्रॉम विवेक बट डिड नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्पस ऑफ द सेट परचेज। हम यहां पे बोलते हैं कि सर जो परचेजर हैं वो बंसी भैया है। वो कौन है? बंसी भैया। ठीक सर ये बंसी भैया किससे कमोडिटी खरीद रहे हैं? सर सेलर से खरीद रहे हैं। सर सेलर कौन है यहाँ पे? सर सेलर का नाम दिया हुआ है विवेक। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। सर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सर वो गुड्स कौन सी हैं जो खरीदी जा रही हैं? सर जो यहाँ पे गुड्स है ना, वो लिखा हुआ है डार्क ब्लू कलर्ड क्लॉथ जो खरीदा जा रहा है फ्रॉम विवेक। किस लिए खरीदा जा रहा है सर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ परचेजिंग दिस कमोडिटी? सर पर्पस है कि अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या बनाई जाएगी सर? यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? यूनिफॉर्म। ठीक है, कहते लिखा है व्हेन यूनिफॉर्म्स वर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज। कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक बात है, परचेजर बंसी भैया ने सेलर से बोला हमको डार्क ब्लू कलर का कपड़ा दे दो, क्योंकि हमको डार्क ब्लू कलर का कपड़ा दे दो, बस इतना बोला। ठीक है, रीजन नहीं बताया, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा बट डिड नॉट डिस्क्लोज टू सेलर द पर्पस ऑफ सेट परचेज। ये नहीं बताया कि वो ये कपड़ा क्यों खरीद रहे हैं। ठीक सर, हाँ तो हमको बताया कि स्टडी में कि कपड़ा बंसी भैया खरीद रहे हैं अपने एम्प्लॉइज की यूनिफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, कहते जब उन्होंने कपड़ा खरीद लिया और उन्होंने ये यूनिफॉर्म तैयार करवाई, सर व्हेन यूनिफॉर्म्स वर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज द क्लॉथ वाज फाउंड अनफिट। सर जब उन्होंने एम्प्लॉइज ने ये कपड़ा पहना तो उनको ये कपड़ा फिट नहीं रहा। फिट ना रहने का मतलब ये कपड़ा सुटेबल नहीं था। ठीक है, हाउएवर देयर वाज एविडेंस दैट द क्लॉथ वाज फिट फॉर कैप्स, बूट्स एंड कैरेज लाइनिंग। कहते हैं कि यहाँ पे ऑल्दो ये बात सच थी कि जो कपड़ा इन्होंने खरीदा था वो कपड़ा यूनिफॉर्म के लिए सही नहीं था, बल्कि वो कपड़ा तो कैप बनाने के लिए, शूज बनाने के लिए परफेक्ट था। कहते हैं एडवाइस बंसी भैया वेदर ही इज इंटाइटल्ड टू हैव एनी रेमेडी। अब बंसी भैया कह रहे हैं यार ये तो गलत बात है विवेक, हमने तुमसे बोला कपड़ा दो, तुमने पता नहीं कैप वाला कपड़ा दे दिया, हमको तो यूनिफॉर्म बनानी थी। बताइए क्या यहाँ बंसी भैया को कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए फ्रॉम विवेक? सर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि बंसी भैया ने विवेक को रीजन नहीं बताया था, जो ये पॉइंट है ना, बट डिड नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्पस ऑफ द सेट परचेज। यही सारी गड़बड़ हो गई थी बंसी भैया से। अगर बंसी भैया ने विवेक को ये बता दिया होता कि हम किस पर्पस के लिए कमोडिटी परचेज कर रहे हैं और उसके बावजूद विवेक ने गलत कपड़ा दिया होता, तो इन दैट सिचुएशन बंसी भैया विवेक से कंपनसेशन डिमांड कर सकते थे। बट सर विवेक कह रहे हैं सर इन्होंने तो हमसे बोला डार्क ब्लू कलर का कपड़ा दे दो। सर ये तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो कमोडिटी खरीदे तो वो अपना दिमाग लगा के खरीदे कि वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कौन सी कमोडिटी खरीद रहा है। सर उस हम ऐसे बोलते थे कैविएट एम्प्टर का कंसेप्ट, लेट द बायर बिवेयर। लेकिन लेट द बायर बिवेयर के कंसेप्ट में एक एक्सेप्शन भी होता था कि अगर बायर सेलर की जजमेंट पे डिपेंडेंट हो जाए, अगर बायर सेलर को बोलते सर हमको नहीं पता कौन सा कपड़ा चाहिए, आप हमको दे दीजिए यूनिफॉर्म के लिए, उसके बावजूद अगर सेलर गलत कपड़ा देता है तो सेलर विल बी हेल्ड लायबल। बट हमारे केस में बंसी भैया ने विवेक को डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो कपड़ा क्यों खरीद रहे, तो इसका मतलब यहां पर बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और बंसी भैया इस नुकसान को खुद बियर करेंगे, विवेक के ऊपर ये लायबिलिटी फॉल नहीं करेगी। ठीक है, तभी देखिए क्या लिखा है, कहते लिखा एज पर सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। सर कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है, हम किसी के दिमाग में जाकर घुस के पता नहीं कर सकते कि आप ये कमोडिटी क्यों खरीद रहे हैं। सर विवेक भैया कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि वो बंसी भैया के दिमाग में घुस जाएंगे और बोलेंगे, पूछेंगे कि बंसी भैया आपको किस लिए कमोडिटी चाहिए। नहीं, वो क्यों पूछेंगे? बंसी भैया ने, कस्टमर ने आगे बोला ये कमोडिटी दे दो, सेलर ने कमोडिटी दे दी। कहते हैं तभी सेक्शन 16 में लिखा है देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। आप जो कमोडिटी ले जा रहे हो वो आपके लिए फिट है या नहीं है, जिस पर्पस के लिए ले जा रहे हो उस पर्पस के लिए फिट है या नहीं है, जब तक आप सेलर से पूछोगे नहीं तब तक सेलर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू थॉरली एग्जामिन द गुड्स बिफोर ही बाइज। सर ये तो बायर की ड्यूटी बनती है कि वो कमोडिटी को खरीदने से पहले प्रॉपर्ली उसको थॉरली चेक कर ले।
If he makes wrong choice, he cannot blame seller for the reason that goods are not fit for the particular purpose. और सर अगर वो गलत चॉइस करता है, अगर बायर गलत चीज परचेज कर लेता है, तो वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता कि हमने जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कमोडिटी खरीदी थी उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो हमारी कमोडिटी काम ही नहीं आई। सर जब आपने सेलर से पूछा ही नहीं तो सेलर को लायबल क्यों बनाओगे? तभी इन दिस केस, हमारे केस में, द क्लॉथ सप्लाइड इज कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ पर्पस। ये बात तो सच है कि सर जो यहाँ हमारे केस में विवेक ने कपड़ा दिया था, वो कपड़ा किसी ना किसी के तो काम आ ही सकता था, लाइक कैप के काम आ सकता था, शूज के काम आ सकता था, बट द बायर शुड हैव मेड नोन। लेकिन सर ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो सेलर को बता दे कि वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कपड़ा खरीद रहा है, फॉर विच ही रिक्वायर्ड द गुड्स, बट ही डिड नॉट डू सो। लेकिन हमारे केस में तो बंसी भैया ने विवेक को ऐसा कुछ नहीं बताया। सर जब इन्होंने बताया नहीं तो विवेक की कैसे जिम्मेदारी हम बना दे? इसीलिए हेंस द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर द पर्पस डज नॉट अप्लाई। इसलिए हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि सर वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो परचेज की गई है वो फिट है या नहीं है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसके लिए हम इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर हेंस बंसी भैया इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी रेमेडी। तो बंसी भैया को यहाँ पे किसी भी तरीके की रेमेडी नहीं मिल सकती। ठीक सर, समझ में आ गई बात हमारे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। सर कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है? सर कंडीशन एंड वारंटी के मेन, अगर हम बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो हम ऐसे बोलते हैं कि कंडीशन और वारंटी एक शर्त होती है। क्या होती है सर? एक शर्त होती है। सर शर्त क्या होती है? हम ऐसे बोलते हैं, इस शर्त को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं शर्त, हिंदी में लिख देता हूँ शर्त को हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि इट इज लाइक अ स्टिपुलेशन। सर स्टिपुलेशन, ठीक है सर। वैसे शर्त को हम कंडीशन भी बोलते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमको वर्ड कंडीशन और वारंटी में डिस्टिंग्विश करना है तो हम बोल रहे हैं शर्त का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब क्या है सर? ध्यान से सुनिए। सर ऐसा होता है कि हम जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज करते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने से पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ कंडीशंस पर, कुछ शर्तों पर एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। जब हम सेलर से कोई कमोडिटी खरीदते हैं तो कुछ शर्तें भी हमारे बीच में डिसाइड हो सकती हैं। लाइक सर शर्त कैसी डिसाइड होती है? जैसे जनरली क्या होता है, जब हम किसी नोन पर्सन से, किसी नोन सेलर से कोई कमोडिटी खरीदने जाते हैं, लाइक समझ लीजिए हम ऐसे बोलते हैं कि आप अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी परचेज करने जा रहे हैं, सूट परचेज करने जा रहे हैं, और आप जिस दुकान से वो सूट साड़ी परचेज कर रहे हैं आप उसको जानते हैं, तो आप उनको बोल देते हैं कि भैया हम ये सूट साड़ी लेकर तो जा रहे हैं, अगर मम्मी को पसंद ना आया तो वापस कर जाएंगे। क्या शर्त डिसाइड हो गई? सर एक कंडीशन पर आपने वो कमोडिटी परचेज की। बिल्कुल ठीक बात है। और सर उस कंडीशन पे हम ऐसे बोलते हैं कि आपने साफ बोला था कि मम्मी को पसंद आएगी तो रख लेंगे, नहीं तो वापस कर जाएंगे। सेलर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, वापस कर जाना, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम कमोडिटी वापस कर जाना, लेकिन हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको हमारी दुकान से कोई दूसरी चीज खरीदनी पड़ेगी। सर ये शर्त लगा दी जाती है। हम ऐसे बोलते हैं आप एक्सचेंज कर लेना, रिटर्न नहीं करेंगे। फर्क है सर। रिटर्न करने का मतलब होता है आप कमोडिटी हमको वापस कर देना, हमसे पैसे ले जाना। एक्सचेंज का मतलब होता है कमोडिटी वापस करके तो दूसरी कमोडिटी ले जाना, लेकिन पैसा वापस नहीं मिलेगा। सर ये सब शर्तें हैं। सर कुछ शर्त ऐसी होती हैं जिनको हम कंडीशन बोलते हैं, और कुछ शर्त ऐसी होती हैं जिनको हम वारंटी बोलते हैं। सर अगर शर्त कंडीशन वाली है तो वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू शर्त जो वारंटी वाली है। सर ऐसी शर्त जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको हम बोलते हैं कंडीशन। लेकिन ऐसी शर्त जो मेन पर्पस तो नहीं है बट सेकेंडरी पर्पस फुलफिल करता है, कोलेटरल पर्पस फुलफिल करता है, उसको हम बोलते हैं वारंटी। सर अगर कंडीशन वाली शर्त ब्रीच कर जाती है तो इन दैट सिचुएशन बायर कमोडिटी वापस कर सकता है। लेकिन अगर वारंटी वाली शर्त ब्रीच करेगी तो कमोडिटी वापस नहीं होगी, बट अगर आपको नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन मिल जाएगा, या आपकी कमोडिटी खराब निकली तो उसको ठीक कर दी जाएगी, बट कमोडिटी वापस नहीं होगी। कंडीशन वाले केस में कमोडिटी वापस हो जाएगी अगर कुछ भी गड़बड़ हो। वारंटी वाले केस में कमोडिटी वापस नहीं होगी। सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कंडीशन इज लाइक अ गारंटी, लेकिन एग्जाम में लिख करना आना वर्ड गारंटी। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गारंटी लिखाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी देखो पहला लिखा है कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। सर कंडीशन एक ऐसी शर्त है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत जरूरी है। सर इट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर ध्यान रखिएगा, यहां पे हाईलाइट करिएगा, इट इज एसेंशियल। लेकिन सर जो वारंटी है इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर जो स्टिपुलेशन है ना सर, यहाँ पे एसेंशियल नहीं बनती, यहाँ कोलेटरल बन जाती है। यहाँ क्या बन जाती है? कोलेटरल। यहाँ क्या बन रही थी सर? ये एसेंशियल हो जा रही थी। उम्मीद करता हूं आपको पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक सर, स्टिपुलेशन भी समझ में आ गया। सर स्टिपुलेशन का मतलब है शर्त। वो टर्म्स एंड कंडीशन, अंग्रेजी में लिखना चाहे हम लिख सकते हैं वो टर्म्स। कंडीशन में इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि कंडीशन हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है,
कहते हैं सेकंड, इफेक्ट ऑफ ब्रीच, अगर कंडीशन का ब्रीच हो गया तो, और वारंटी का ब्रीच हो गया तो। सर उस शर्त का ब्रीच हो गया जो कंडीशन है, या उस शर्त का ब्रीच हो गया जो वारंटी है। तो बोलते हैं अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो इट गिव्स राइज टू राइट टू क्लेम डैमेजेस एज वेल एज टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड। सर अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाता है तो आपके पास दो राइट्स हैं। एक तो राइट टू क्लेम डैमेज, जो आपको नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई करवाइए, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसको कैंसिल कर दीजिए, रेपुडिएट कर दीजिए। सर क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने का मतलब अपनी कमोडिटी वापस ले लो सेलर, हमको पैसा वापस कर दो। ठीक सर। लेकिन सर अगर ब्रीच ऑफ वारंटी है तो ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स and treat the contract as repudiated, it is called as breach of warranty। इसका मतलब सर ब्रीच ऑफ वारंटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्लेम फॉर डैमेजेस का राइट देता है, बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड नॉट गिव्स यू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। इसका मतलब सर कंडीशन ज्यादा बेटर है, कंडीशन में डैमेज भी मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है, मतलब कमोडिटी वापस हो जाती है और पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन वारंटी के केस में सिर्फ डैमेज की क्लेम कर सकते हो, नुकसान हुआ है तो भरपाई करवा लो, कमोडिटी वापस नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए जनरली आप देखो जब आप कोई कमोडिटी खरीदते हो तो वहां पे सेलर आपको वारंटी देता है, गारंटी नहीं देता। कुछ केसेस में गारंटी मिल भी जाती है, मिल जाती है। ये ठीक है। कहते फिर लिखा डेप्थ, कहते कंडीशन गोज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर कंडीशन ज्यादा रिस्की है, क्योंकि कंडीशन वाला अगर ब्रीच हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। सर ये तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को निल पे, बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन वारंटी सर ऐसा नहीं है, वारंटी डज नॉट गो डायरेक्टली टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी में इतनी दम नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। हाँ, कंडीशन में पूरी दम है कि वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचार्जेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी? यस, पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हो अगर आपने डिसाइड किया हुआ है। जैसे कुछ केसेस में हम ऐसे बोलते हैं कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशंस हैं, लेकिन अगर आपने एग्री किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि हम इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन ना मान करके ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे, तो फिर उसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। ठीक, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं डिक्लेयर कर सकते। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर है, ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर है और पार्टी ने एग्री किया हुआ है, इफ एग्रीड देन it can be treated as breach of warranty। इसका मतलब कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन अगर पार्टीज ने एग्री किया हुआ है तो हम उसको ब्रीच ऑफ वारंटी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी है तो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक सर। तो कुल मिला के सर हमारे यहाँ पे 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्लीट हो गए। एक फ्यूचर गुड्स, एक कंटीजेंट गुड्स, एक सेल, एग्रीमेंट टू सेल, एक यहाँ पे कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन वारंटी वाला, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, क्योंकि यहाँ पर हमको पॉइंट्स नहीं मिलते एक्सप्लेन करने को। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में आप 1-2 बार और पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हम 3 पॉइंट तो लिख ही लेंगे। लेकिन कंडीशन गुड्स और फ्यूचर गुड्स और यहाँ कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और 2 केसेस हम लोगों ने कर लिए, एक सेक्शन 8 वाला और एक सेक्शन 16 वाला। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। चलो, इसके बाद अभी हम 3 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन आता है हमारे सामने, देखिए लिखा है, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर हम जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिलीवरी करते हैं तो हम कब मान लें कि बायर ने हमारी कमोडिटी को एक्सेप्ट कर लिया। लाइक हम ऐसे बोल रहे हैं कि सेलर ने बायर को कमोडिटी दे दी, सेलर ने बायर तक कमोडिटी पहुंचाई। सर ऐसा भी हो सकता है कि सेलर मुंबई में और बायर बैठा है दिल्ली में। पॉसिबल है सर? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। सर इसका मतलब जब कमोडिटी सेलर के हाथों से निकल गई, क्या वो बायर की मान ली जाए? सर जब हम कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं तो हम कब मान लें कि वो कमोडिटी दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली? इसके रिगार्डिंग रूल्स क्या है? तो देखो क्या लिखा है। कहते लिखा, एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर, कहते हैं मान लेंगे कि कमोडिटी एक्सेप्ट हो गई है बाय द बायर। क्योंकि सर एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस अगर हो गई तो हम बोल देंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। क्या ट्रांसफर हो गई? ओनरशिप ट्रांसफर्ड। लेकिन सर अगर एक्सेप्टेंस हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसे भी बोल देंगे कि रिस्क ऑल्सो ट्रांसफर्ड। क्योंकि सर अगर ओनरशिप ट्रांसफर्ड तो रिस्क भी तो ट्रांसफर हो गया। सर यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिस्क ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर तो रिस्क भी ट्रांसफर। इसका मतलब सर एक्सेप्टेंस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बायर ने कमोडिटी को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब बायर उसका ओनर बन गया। और अगर एक बार बायर उसका ओनर बन गया तो एक्सेप्टेंस के बाद अगर उस कमोडिटी को कोई भी नुकसान हुआ तो बायर विल हैव टू बियर द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। बिल्कुल ठीक बात। तभी लिखा कि सर जो रूल्स हैं वो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग क्या है कि एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर
intimates to the seller that he had accepted the goods. सर एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ली जाएगी, हम मान लेंगे कि बायर ने कॉमोडिटी को एक्सेप्ट कर लिया है अगर बायर उसके एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग सेलर को इंटीमेट कर दे कि भैया सेलर, हाँ हमको कॉमोडिटी मिल गई है, अब हम इसके ओनर। तो पहला पॉइंट तो हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो हम लिख दें इंटीमेशन पे। सर अगर आप इंटीमेट कर दो, इंटीमेशन अगर आप इंटीमेट कर दो तो काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। दूसरा पॉइंट आता है सर, कहते या फिर बायर डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। सर ये क्या है? लाइक हम ऐसे बोलते हैं कि सेलर ने बायर को एक कॉमोडिटी थी प्रोडक्ट 1, ये ट्रांसफर करने का वादा किया। सेलर ने बायर तक ये कॉमोडिटी डिलीवर भी करवा दी, बट बायर ने अभी तक सेलर को इंटीमेट नहीं किया। बायर ने सेलर तक अभी इसको इंटीमेट नहीं किया। सर हम ऐसे बोलते हैं कि सेलर और बायर एक ही जगह पे रहते हैं, लेट से एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, और सेलर एक रेडीमेड गारमेंट्स का ओनर है, और रेडीमेड गारमेंट्स का क्या है? ओनर है। और बायर इनकी दुकान पे आता है और एक ब्लेजर, एक जैकेट परचेज करके ले जाता है, ब्लेजर, एक पार्टी वियर ब्लेजर परचेज करके चला जाता है। और बायर कहता है सेलर एक ब्लेजर दिखाओ यार बढ़िया सा, आज पार्टी में जाना है, ब्लेजर दिखाओ। सर सेलर ब्लेजर दे देता है, बायर कहता है चलो मैं इसको घर ले जा रहा हूं, पहन पून के देखूंगा, सब ठीक लगा तो ले लूंगा, नहीं तो मैं तुमको कल वापस कर दूंगा। ठीक सर। अब बायर क्या करता है, ये ब्लेजर लेके जाता है अपने घर, ब्लेजर को पहनता है और पार्टी अटेंड करने चले जाता है। क्या करने चला जाता है? पार्टी अटेंड करने चला जाता है। सर बाई चांस उसी पार्टी में सेलर भी पहुंच जाता है और सेलर बायर को मिलता है वहां पे, वो कहता है अरे कोट तो बड़ा अच्छा है तुम्हारे। अब बताओ, बायर ने कुछ ऐसा कर दिया, क्या कर दिया सर? सर उसने उस ब्लेजर को पहनकर पार्टी अटेंड कर ली। दिस शोज कि बायर हैज एक्सेप्टेड द डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी। सर इसका मतलब बायर को वो कमोडिटी पसंद आ गई। सर ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि वो कमोडिटी पहन लो, कोट पहन लिया, ब्लेजर जैकेट पहन ली और उसके बाद अगले दिन वापस करा, नहीं यार पसंद नहीं आया। सर ऐसा कर तो सकते थे, लेकिन सेलर को पता लग चुका है इसके बारे में। क्या? क्योंकि सेलर भी उसी पार्टी में पहुंच गया था जिस पार्टी में बायर था और बायर ने ब्लेजर पहना हुआ था। तो सर सेलर ये बात तो समझ गया, बायर से उसने बोल भी दिया, रहे तुमने तो ये पार्टी में ब्लेजर पहन लिया, इसका मतलब यू हैव एक्सेप्टेड दिस कमोडिटी। यस, तभी लिखा है कि बायर डज एनी एक्ट टू द गुड्स। सर बायर ने कुछ ऐसा कर दिया विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि अब इस पर्टिकुलर कमोडिटी का ओनर सेलर नहीं है बल्कि बायर खुद है। ठीक सर इसके बाद हम, जैसे अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम ऐसे बोलते हैं प्लेज का भी एग्जाम्पल होता है कि सेलर ने कमोडिटी बायर को दी और बायर ने इसको फर्दर प्लेज कर दी, सर गिरवी रख दी। जब गिरवी रखने के बारे में सेलर को पता लगा तो सेलर कहता है बायर तुमने कमोडिटी को एक्सेप्ट कर लिया तभी तो प्लेज किया होगा। तो हम ये मान लेंगे कि प्लेजिंग ऑफ द गुड्स बाय द बायर, दिस मींस कि बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। ठीक है। फिर लिखा कि बायर हैज रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम। सो लेट्स से बायर ने बोला था कि हम 5 दिन के अंदर अंदर अगर कमोडिटी वापस करनी होगी तो कर देंगे, नहीं तो फिर हमारी कमोडिटी। अब 5 दिन हो गए हैं तो इसका मतलब, और बायर ने अभी तक रिजेक्शन के बारे में सेलर को कुछ बताया नहीं, एक्सचेंज करने आया नहीं, इसका मतलब बायर ने कमोडिटी को एक्सेप्ट कर लिया। लाइक जनरली हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई कमोडिटी लेते हैं तो वो बोलते हैं सर अगर एक्सचेंज करना हो तो विदिन 7 डेज कर लीजिएगा, विदिन 3 डेज कर लीजिएगा। अगर 3 दिन या 7 दिन के अंदर आप एक्सचेंज करने नहीं आए तो फिर हम मान लेंगे कि आपने कमोडिटी परचेज कर ली, उसके बाद हम आपको एक्सचेंज का राइट नहीं देंगे। ठीक है सर। तो पहले नंबर पे तो हो गया इंटीमेशन, सेकंड नंबर पे हो गया एक्टिंग, कुछ आपने ऐसा कर दिया। ठीक है। या थर्ड नंबर पे आपने उसको रिटेन कर लिया। क्या कर लिया है? रिटेन कर लिया है विदाउट रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी कमोडिटी आपने अपने पास ही रखी हुई है, तो सेलर मान लेता है कि आपने कमोडिटी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। कहते हैं ऑर्डिनरली अ सेलर कैन नॉट कंपेल द बायर टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स बट द सेलर इज एंटाइटल्ड टू अ नोटिस ऑफ द रिजेक्शन। कहते हैं ऑल्दो क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेलर ने बायर को कमोडिटी दी, मान लीजिए बायर ने सेलर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमको ना 200 केजी चावल, 200 केजी राइस डिलीवर करवा दीजिए, ए ग्रेड क्वालिटी के। किस क्वालिटी के? ए ग्रेड क्वालिटी के। सर सेलर ने बायर को चावल तो भिजवाए, 200 केजी चावल भी भिजवाए, लेकिन सर वो ए ग्रेड वाले नहीं थे, सी ग्रेड वाले थे। कैसे थे? सी ग्रेड चावल थे, छोटा छोटा दाना था, बिल्कुल बेकार चावल था। बायर ने बासमती राइस मांगा था। बायर कह रहा है सेलर ये क्या भेज दिया, 200 किलो चावल पड़ा है हमारे घर पे, उठा के ले जाना। बायर की यहाँ पे ड्यूटी नहीं बनती कि वो रिजेक्टेड कमोडिटी को सेलर तक वापस पहुंचाए। सर सेलर को ये कमोडिटी खुद लेके जानी होगी। हाँ, लेकिन बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर सेलर को इंटीमेट कर दे कि भैया सेलर तुमने कौन सा चावल भेज दिया, हमने तुमसे ए ग्रेड वाला बासमती मांगा था, तुमने सी ग्रेड वाला भेज दिया, हम इस कमोडिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्टेड। तभी यहाँ पे लिखा है, उस सेंस में यहाँ पे लिखा है कि जनरली क्या होता है, जनरली ऑर्डिनरली लिखा है, ये नहीं लिखा कि हर बार ऐसे होता है। लिखा सेलर कैन नॉट कंपेल द बायर टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। सर सेलर बायर से ये नहीं कह सकता कि आप ये 200 केजी चावल हमको वापस भिजवा दो। बायर कहेगा मैं क्यों भिजवाऊं, तुमने भिजवाया, अपने आप उठवाओ।
ठीक है, बट द सेलर इज एंटाइटल्ड टू अ नोटिस ऑफ द रिजेक्शन। लेकिन हाँ, सेलर का ये राइट है कि बायर को अगर कमोडिटी रिजेक्ट करनी है तो वो सेलर को इंटीमेट करे। कहते वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी एंड द बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन अ रीजनेबल टाइम, ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द निग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी। सर, सेलर ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी डिलीवर करने का वादा किया था और वो डिलीवर करने को तैयार भी है। सर, बायर ने सेलर से बोला था कि इस कमोडिटी की हमको डिलीवरी करवा देना। सेलर सर कमोडिटी रेडी कर चुका है, कमोडिटी की डिलीवरी कराने को तैयार है, वो बायर से कह रहा है कि डिलीवरी ले लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है बायर से कि कमोडिटी की डिलीवरी ले लो, लेकिन बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन अ रीजनेबल टाइम। सर, लेकिन बायर कमोडिटी की डिलीवरी लेने को तैयार ही नहीं है। सर, सेलर कमोडिटी को लेकर बायर के घर के बाहर खड़ा है कि भैया कमोडिटी ले लो। बायर कह रहा हम आज अवेलेबल नहीं है घर पे। कल आया, वो कह रहा अभी भी अवेलेबल नहीं है। तीसरे दिन आया, वो कह रहा अभी भी अवेलेबल नहीं है। सर, कमोडिटी 3 दिन हो गए हैं, वो कमोडिटी शायद पेरिश हो गई हो। सर, वो कमोडिटी शायद ऐसे नेचर की हो जो नेचुरली डीके हो रही हो, उसकी क्वालिटी खराब हो रही हो। तो इन दैट सिचुएशन सेलर बोलेगा बायर, हम तो तुम्हारी कमोडिटी को तुम्हारे तक डिलीवर कराने के लिए इतनी बार आए हैं, बार बार आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप डिलीवरी ले ही नहीं रहे। तो दिस मीन्स कि आप डिलीवरी नहीं लेना चाहते, लेकिन अब आपको नुकसान इस पर्टिकुलर कमोडिटी की वजह से सेलर को जो भी नुकसान होगा वो बायर की वजह से हो रहा है, क्योंकि बायर उस कमोडिटी की डिलीवरी नहीं दे रहा। तो इन दैट सिचुएशन उसको जितना भी नुकसान होगा वो सब बायर को बियर करना होगा। तभी लिखा कि बट द बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन अ रीजनेबल टाइम, देन ही इज लायबल टू सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन्ड। सर, उस लॉस के लिए वो लायबल होगा बायर सेलर के लिए जिस पर्टिकुलर नुकसान किस वजह से हुआ है, ड्यू टू द निग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी एंड ऑल्सो रीजनेबल चार्जेस फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। और सर, इस पर्टिकुलर कमोडिटी को कस्टडी में रखने के लिए सेलर ने अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए हैं तो फिर वो भी बायर को वहाँ पे बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। Now coming upon the second last question, what is unpaid seller? Who is unpaid seller? Unpaid seller कौन होता है? और आपसे पूछा जा रहा है कि an unpaid seller का वो राइट बताइए। When can an unpaid seller exercise the right of stoppage of goods in transit? ये क्या होता है? पहले देखते हैं सर अनपेड सेलर क्या होता है। अनपेड सेलर का मतलब है कि सेलर ने कमोडिटी बायर को ट्रांसफर कर दी है, बट बायर ने अभी तक पैसा नहीं दिया, या सर बायर ने कमोडिटी को खरीदने के बदले में लेट से कोई एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, लेट से एक चेक इशू किया था, बट सर वो चेक डिसऑनर हो गया। हम कुल मिला के ऐसे कह रहे हैं कि सेलर कमोडिटी बायर को दे चुका है लेकिन बायर की तरफ से पैसा नहीं आया। तभी लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, लर्न भी करेंगे आप। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। सर, एक सेलर ऑफ गुड्स सर एक कमोडिटी का बेचने वाला जो कमोडिटी को बेच रहा है, द सेलर ऑफ द गुड्स को हम मान लेंगे कि वो एक अनपेड सेलर है। कब? कहते हैं व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। सर, जिसके रिगार्डिंग अभी तक पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला है, मतलब अगर आधा भी मिला है तो अभी आधे अमाउंट के लिए तो वो अनपेड ही है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि बायर ने अभी तक सेलर को ऐसा कुछ नहीं दिया जिसकी वजह से हम बोल दें कि सेलर को कमोडिटी के पूरे पैसे मिल गए। इसका मतलब एक सेलर अनपेड सेलर कहलाया जाएगा अगर जो कमोडिटी उसने सेल की है उसके रिगार्डिंग बायर की तरफ से पैसा नहीं आया, और या फिर a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment। सेलर को एक बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिख से चेक, एक अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम यहां बोल देते हैं लेट से चेक। सर, बायर ने चेक तो दिया था सेलर को, बट इट हैज बीन डिसऑनर्ड। लेकिन सर, जब सेलर ने वो चेक बैंक में लगाया है तो बैंक ने उसको डिसऑनर डिक्लेयर कर दिया। कुल मिला के दोनों ही सिचुएशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि सेलर को बायर की तरफ से पूरा पैसा नहीं मिला, या तो पूरा का पूरा नहीं मिला या अभी थोड़ा मिलना बाकी है। जो भी सिचुएशन हो, अनपेड है वो। ठीक सर। कहते हैं अब मान लीजिए ऐसे बोलते हैं कि एक सेलर एक पर्टिकुलर बायर को कमोडिटी ट्रांसफर कर रहा है। सर, सेलर है लेट से मुंबई का और वो कमोडिटी ट्रांसफर कर रहा है बायर को, और बायर है लखनऊ में। और सर, अभी कमोडिटी रास्ते में है। कमोडिटी क्या है? रास्ते में है। मुंबई से कमोडिटी लखनऊ आ रही है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कैरियर के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक सर। और अभी कमोडिटी रास्ते में है, लेट से दिल्ली पहुंची। कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंची है। और सर, सेलर ने कमोडिटी मुंबई से ट्रांसपोर्ट करवाई टू लखनऊ, बायर के लोकेशन तक। और सर, अभी कमोडिटी दिल्ली पहुंची है और सेलर को ये पता लग गया है कि जो ये बायर है ना सर, जो ये बायर है ये इंसॉल्वेंट हो गया सर, ये दिवालिया घोषित हो गया। अब सेलर को ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये कमोडिटी बायर तक पहुंच गई तो कमोडिटी ये ओनरशिप बायर के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, और बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे तो पूरा पैसा मिलने नहीं वाला, क्योंकि इंसॉल्वेंट हुआ है तो दिस मीन्स कि उसकी लायबिलिटी ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू हिज एसेट्स। क्या यहाँ पर सेलर दिल्ली से ही इस कमोडिटी को वापस मंगा सकता है और वो बोले भैया ट्रांसपोर्ट वाले भैया रुको, ट्रक वापस मोड़ दो,
लखनऊ तक ले जाने की जरूरत नहीं है। लखनऊ ले जाओगे और अगर बायर के हाथों में कमोडिटी आ गई तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उस केस में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी कमोडिटी दिल्ली में ही है। तो वो ट्रक वाले से कहता है भैया अपना सामान लेकर वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये कमोडिटी बायर तक पहुंच गई तो ओनरशिप बायर के हाथों में आ जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ओनरशिप बायर के हाथों में नहीं पहुंची, इसलिए कमोडिटी अब वापस ले आओ। क्यों वापस ले आओ? क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। क्या सेलर ऐसा कर सकता है? यस। और अगर सेलर ऐसा कर रहा है तो यहां पर हम ऐसे बोलेंगे कि जो सेलर है वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है। कौन सा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कौन सा राइट एक्सरसाइज कर रहा है? राइट ऑफ स्टॉपेज। कमोडिटी की ट्रांजिट को रोक दिया गया, रास्ते में ही अभी कमोडिटी है वहीं पर रोक दिया गया। कहते देखो क्या लिखा है, कहते राइट क्या होता है, कहते व्हेन द अनपेड सेलर, ध्यान रखना सेलर कौन है? अनपेड, हैज पार्टेड विद द गुड्स। पार्टेड का मतलब है कि उसने अपनी कमोडिटी की पोजीशन दे दी है किसको? टू अ कैरियर। कैरियर कौन है यहाँ पे सर? हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर। कहते व्हेन द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ कैरियर एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। सर अभी कमोडिटी सेलर के हाथों से जा चुकी है, किसके हाथों में? कैरियर के हाथों में, और उसी बीच बायर क्या हो गया है? द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके लिए। देन ही कैन एक्सरसाइज। हु इज ही? कहते हैं ही का मतलब यहां पे अनपेड सेलर। कौन है? अनपेड सेलर। देन ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट। दिस राइट कौन सा राइट? राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट बाय आस्किंग द कैरियर टू रिटर्न द गुड्स बैक और नॉट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। सर अगर ऐसा होता है कि अनपेड सेलर ने अपनी कमोडिटी कैरियर को दे दी है, ट्रांसपोर्टर को दे दी है, ट्रांसपोर्टर वो कमोडिटी बायर तक पहुंचाने वाला है, लेकिन अभी तक कमोडिटी बायर तक पहुंची नहीं है और इसी बीच सेलर को पता लग जाता है कि वो बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो कैरियर कंपनी को तुरंत कांटेक्ट करता है और कहता है कि कमोडिटी को वापस ले आओ हमारे पास, या अगर कमोडिटी तुम बायर की लोकेशन तक पहुंचा चुके हो लेकिन अभी तक बायर को हैंडओवर नहीं की तो ना करना, बायर को कमोडिटी हैंडओवर ना करना। ठीक सर, ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही आप राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर पाओगे। तभी लिखा हाउएवर द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन कौन सी? पहला चीज, द सेलर मस्ट बी अनपेड, मतलब कि जो सेलर है वो कैसा होना चाहिए? अनपेड सेलर होना चाहिए। ठीक सर, बात समझ में आई। सेकंड, द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। सर सेलर ने कमोडिटी दे दी होगी किसको? कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को। ठीक सर, द गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। सर अभी कमोडिटी ट्रांसपोर्टर के हाथ में है, अभी कमोडिटी ट्रांसपोर्टर के हाथ में है, बायर के हाथों तक नहीं पहुंची। इसी बीच द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए वापस मंगाने का। सर बायर क्या हो गया है? बायर इज इंसॉल्वेंट। उसी बीच बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो इन डायर सिचुएशन अनपेड सेलर कमोडिटी बायर तक पहुंचने से पहले ही वापस मंगा सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक सर, लेकिन मान लीजिए कि सर सेलर को ऑलरेडी पूरी पेमेंट एडवांस आ चुकी है और सेलर ने कमोडिटी ट्रांसपोर्टर को दे दी, ट्रांसपोर्टर गुड्स बायर तक लेके जा रहा है, उसी बीच सेलर को पता लगा कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया। अरे भैया, जब सेलर तुम्हारे पास पूरा पैसा ही आ चुका है तो तुमको बायर के इंसॉल्वेंसी से क्या लेना देना? जब तुमको पूरा पैसा ही मिल चुका है तो फिर अनपेड सेलर कहाँ रहे? फिर तो तुम्हारी पूरी पेमेंट हो चुकी है, तो तुम तो एक ऐसे सेलर हो जिसको पूरी पेमेंट मिल चुकी है। जब अनपेड सेलर तुम हो ही नहीं तो फिर इस राइट का तुम अब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इस राइट का तुम यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये सारी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। जब तक ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तुम यहां पर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर सर? क्लियर सर, बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे और इसको डिस्कस करने के बाद आज की वीडियो को खत्म करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है सर। कहते लिखा व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशंस। ओहो सर, इंप्लाइड कंडीशन, सर कंडीशन है, वारंटी नहीं है। ठीक सर, कहते हैं इंप्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी हैं? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, अगर कमोडिटी सैंपल के तौर पे बेची जा रही है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर साथ ही साथ का स्टेट आल्सो द इंप्लाइड वारंटीज ऑपरेटिव अंडर दिस सेड एक्ट। इसका मतलब सर कंडीशन भी पूछी जा रही है और वारंटी भी पूछी जा रही है। और सर कौन सी कंडीशन और वारंटी पूछी जा रही है? सर इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में इन कंडीशन और वारंटीज के बारे में लिखा नहीं होगा, फिर भी ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज होती होंगी। अगर लिखा होता है एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती। वर्ड लिखा है इंप्लाइड, इसका मतलब ये लिखी नहीं होंगी, फिर भी बायर इन कंडीशंस और वारंटीज का एक्सरसाइज कर सकता है, यूज कर सकता है। देखिए क्या लिखा है सर। सबसे पहले बात करेंगे इंप्लाइड कंडीशंस की, सेक्शन 17 में। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। फॉलोइंग आर द इंप्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल ऑफ सैंपल। सर सेल ऑफ सैंपल, सेल ऑफ सैंपल का मतलब है कि सेलर ने बायर को एक सैंपल दिखाया। सेलर ने बायर को क्या दिखाया? एक सैंपल। ये ऐसा भी हो सकता है कि बायर ने सेलर को एक सैंपल दिखाया और सेलर से बोला हमको सेम एज इट इज कमोडिटी के 100 कॉपी चाहिए। मान लीजिए एक यूनिट सैंपल की दिखाई और बायर ने बोला सेलर से हमको ऐसी सेम यूनिट 100 चाहिए। ठीक सर,
अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर ने जो सैंपल दिया था, कमोडिटी उस सैंपल से एज इट इज मिलनी चाहिए। जो सैंपल दिया गया है उससे जो कमोडिटी जो बनाई गई है सेलर ने, वो उस सैंपल से बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर वो एज इट इज सेम ना हुई तो बायर उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। सिर्फ वो डैमेज क्लेम नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देगा। तभी तो ये कंडीशन है, ऊपर पढ़कर आए थे कंडीशन वारंटी में डिफरेंस। कंडीशन के केस में डैमेज भी क्लेम कर सकता था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता था। वारंटी के केस में कैंसिल तो नहीं हो सकता था, बट डैमेज क्लेम हो सकता था। तभी देखो लिखा है, कहते हैं अगर सेल बाय सैंपल है, सेलर सैंपल के तौर पे कमोडिटी सेल कर रहा है, देन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 17 जो इंप्लाइड कंडीशंस होंगी वो कौन सी होंगी? लाइक पहले नंबर पे, दैट द बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। सर ध्यान रखिएगा, अगर एक यूनिट सैंपल के तौर पे दिखाई गई है और उस सैंपल के बेसिस पे 100 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, तो इन 100 की 100 यूनिट्स की जो क्वालिटी होगी वो इस एक यूनिट के सैंपल से एज इट इज मिलनी चाहिए। ठीक सर। सेकंड नंबर, दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। सर सेलर को, बायर को एक रीजनेबल टाइम देना होगा कि वो उस 100 यूनिट्स को एक बार अपने सैंपल से चेक कर ले। अगर उसको पता लग जाए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दे, तो इन दैट सिचुएशन बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ठीक सर। और सर ये बातें कंडीशंस में लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है, ये तो हर कोई कर सकता है। ठीक सर। थर्ड नंबर, दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग दम अनमर्चेंटेबल। अनमर्चेंटेबल का मतलब है कि सर कमोडिटी कोई डिफेक्टिव है। सर अगर कमोडिटी डिफेक्टिव हुई तो इन दैट सिचुएशन मार्केट में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अनमर्चेंटेबल का मतलब है कि मार्केट में इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो सर ये उम्मीद करते हैं हम, ये इंप्लाइड कंडीशन होती है कि बायर जो कमोडिटी सेलर से सैंपल के तौर पे परचेज कर रहा है, वो कमोडिटी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच वुड बी अपरेंट ऑन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। और सर ये ऐसे डिफेक्ट होनी चाहिए जो बायर एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिली है कमोडिटी को चेक करने की, और ऐसा डिफेक्ट था जो वो डिटेक्ट कर सकता था, तो अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो सर इन दैट सिचुएशन तो वो कमोडिटी बायर परचेज नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे तीन चीजें आ गई सर। एक चीज तो आ गई कि क्वालिटी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी सैंपल में दिखाई गई थी, जो कमोडिटी बल्क के तौर पे दी जा रही है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और सर एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ कंपेयरिंग, कि सर वो कमोडिटी जो बल्क में आई हैं वो एक बार सैंपल के तौर पे चेक कर ली जाए, कंपेयर कर ली जाए कि जैसा सैंपल था कि वैसी ही बल्क कमोडिटीज आई। ठीक सर। तो ये तो हो गई इंप्लाइड कंडीशन जो सेक्शन 17 में थी। अब आती है इंप्लाइड वारंटीज जो आएंगी सेक्शन 14 में, और ध्यान से देखिए क्या पहले नंबर पर लिखा है, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। क्वाइट पोजीशन मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं क्या, ध्यान से समझना। कहते हैं अगर सेलर कमोडिटी बायर को देता है तो वो पूरी तरीके से उस कमोडिटी की पोजीशन बायर को दे देता है। बायर ये उम्मीद करता है कि एक बार अगर उसको कमोडिटी सेलर के तौर से मिल गई है तो उस सिचुएशन में बायर की हो गई वो कमोडिटी। अब कोई थर्ड पर्सन आके बायर से ये नहीं कह सकता कि ये कमोडिटी तो तुम्हारी है ही नहीं, मेरी है। अब सर सेलर ने अगर कमोडिटी दे दी है बायर को, तो बायर इसका ओनर बन गया। अब बायर ये एक्सपेक्ट करता है कि इस कमोडिटी की पोजीशन अगर बायर के हाथों में आ गई है तो कोई थर्ड पर्सन आके बायर से ये ना बोले कि ये कमोडिटी तुम्हारे पास कैसे, ये तो मेरी है। तो वो उम्मीद करता है कि उस कमोडिटी की पोजीशन उसको मिल चुकी है। ठीक सर। फिर सेकंड नंबर सर, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंसेस का मतलब है कि किसी भी तरीके का उस कमोडिटी पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लेट्स से सेलर ने कमोडिटी बायर को दे दी, बायर उस कमोडिटी को यूज कर रहा है, बायर तो सोच रहा है वो उसका ओनर बन गया, उसको पोजीशन भी मिल गई। थोड़े दिनों बाद बायर को पता लग रहा है कि सेलर ने तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी को सिक्योरिटी रखकर बैंक से लोन लिया हुआ है। तो बायर कहता है ये क्या बात हुई, इसका मतलब बायर को जो कमोडिटी बेची गई है सेलर ने उस पर लोन लिया हुआ है और बैंक को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी मॉर्गेज किया हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन प्लेज किया हुआ है। तो बायर कहता है ये तो गलत है। इसका मतलब बायर को जब कोई कमोडिटी मिलती है तो ये इंप्लाइड होगा कि अगर सेलर ने बायर को कोई कमोडिटी दी है तो वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उस कमोडिटी पे किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक सर। और अगर हुई तो बायर यहाँ पे पूरा रीजनेबल कंपनसेशन डिमांड करेगा। अगर यहाँ पर, अच्छा सर हम ये इसको वारंटी क्यों बोल रहे हैं, इसको कंडीशन नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं मैंने ऊपर लिखा था, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर बायर और सेलर आपस में एग्रीमेंट कर लें और बोले कि इनकम्बेंस को हम कंडीशन मानेंगे तो फिर कंडीशन ही मानी जाएगी। ठीक सर। फिर लिखा थर्ड नंबर पॉइंट, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। सर जो कमोडिटी की क्वालिटी है वो वही होनी चाहिए जो बायर ने डिमांड की थी फ्रॉम द सेलर, और वो जो कमोडिटी सेलर दे रहा है वो फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब है कि सर उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो कमोडिटी है वो फिट होनी चाहिए। मतलब वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो दी जा रही है बाय द सेलर फ्रॉम द बायर, बायर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो कमोडिटी पूरी फिट होगी। फिट होने का मतलब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी में किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक।
और लास्ट में आए तो लिखा वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। सर जब सेलर बायर को कोई कमोडिटी बेचता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेलर की कि जो कमोडिटी वो बायर को बेच रहा है अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी में उसका कोई डेंजरस नेचर है। लेट से हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करने जाते हैं किसी सेलर से तो सेलर बोलता है कि सर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ना एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे चलाइएगा, अगर आपके घर में वोल्टेज कम हो तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज़ ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने कम वोल्टेज में इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज़ करने की कोशिश की तो ये डेंजरस कमोडिटी हो सकती है, ब्लास्ट कर सकती है, वायरिंग खराब हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अगर सही मैनर में यूज ना किया जाए तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से डेंजरस रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस वजह से सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर को अवेयर करा दे पहले, कि वो प्रिकॉशनरी बेसिस पे ये बता दे कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी का ये डेंजरस नेचर है, तो इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर कमोडिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर सेलर ने बायर को इस डेंजरस नेचर के बारे में नहीं बताया तो बायर को अगर नुकसान हुआ तो वो सेलर से कंपनसेशन मांग सकता है। ध्यान रखिएगा, वारंटी के केसेस में वो सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है सर? सर यहाँ पे से वो क्या कर सकता है? सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है और कुछ नहीं करेगा सर, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, कमोडिटी को वापस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, जो ऊपर 3 पड़ी थी क्वालिटी के रिगार्डिंग, क्वालिटी के अलावा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सैंपल जो है आपने उसको रीजनेबल टाइम नहीं दिया मैच करने का, या थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बोला था कि किसी तरीके का कोई डिफेक्ट निकल आया, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होगा, नुकसान हुआ है तो डैमेज भी क्लेम होगा, कमोडिटी वापस भी कर दी जाएगी फ्रॉम द बायर टू द सेलर। तो दीज वर द क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस करने थे। तो टोटल 8 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टोटल 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और बार बार पूछे भी जाते आए हैं, तो फिर से पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।